अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। 2011 का सब्जेक्टिव पास पेपर सॉल्व कर रहा हूं। मैंने प्रीवियस 2 वीडियोस में आपके पास 2011 के एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। आज मैं आपके लिए 2011 का सब्जेक्टिव पेपर क्लास 9 सॉल्व कर रहा हूं। चलें सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, अटेम्प्ट आइदर पार्ट ए और पार्ट बी, मैं दोनों ही सॉल्व करूंगा। 4 मार्क्स का है। चले पहला स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2/3 एन माइनस के 3/4 आप बराबर करके दिखाओ y/x। चले सबसे पहला स्टेप, मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2/3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस के 3/4, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होता है, पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये मेरे पास 1 टाइम, ये मेरे पास 2 टाइम, ये मेरे पास कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर 1 नीचे 2 माइनस साइन के साथ, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और साइन आपके पास माइनस के 1/2 है। ये बचा है हमारे पास। अगर नेगेटिव पावर हो आप उसको पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं? जस्ट नीचे वाली ऊपर ले जाएं, ऊपर वाले टर्म को नीचे ले आए, यानी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1/2 पावर आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आपके पास पावर के ऊपर पावर, पावर आपस में मल्टीप्लाई करता है। 2 मल्टीप्लाई करेगा 1/2 से, और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा 1/2 से। ये कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग जो बच रहा है आपके पास y/x आएगा। आप देख सकते हैं हमने प्रूव कर दिया है कि ये जो टर्म है ये बेसिकली y/x के बराबर है। नाउ इसी का जो b है उसको भी सॉल्व करते हैं। आप कोई भी एक अटेम्प्ट करेगा पेपर में, आपके पास कोई भी अटेम्प्ट एक अटेम्प्ट करना था, पर मैं आपके लिए दोनों सॉल्व कर रहा हूं ताकि आप दूसरा वाला प्रोसेस भी सीख सकें। डिवाइड का कॉन्सेप्ट है 2 + 3 आयोटा को मुझे डिवाइड करना है 1 + आयोटा से। 2 + 3 आयोटा को मुझे डिवाइड करना है 1 + आयोटा से। ये रैशनलाइज होगा, क्या होगा? जो नीचे, तो बल्कि रैशनलाइज नहीं, ये कॉन्जुगेट होगा। आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि 1 + आयोटा है तो 2 दफा 1 - आयोटा 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट इसलिए होता है कि नीचे आप आयोटा को खत्म करना चाहते हैं और इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आप देखना चाहते हैं। ओके, ऊपर आपके पास ये मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, और नीचे वाला आपके पास मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ। ओके, जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2। 2 को माइनस आयोटा से, दैट मीन्स -2 आयोटा। 3 आयोटा को 1 से, दैट मीन्स +3 आयोटा। और आपके पास 3 आयोटा को आयोटा से, दैट मीन्स +3 आयोटा स्क्वायर। और नीचे आपका फार्मूला a + b, a - b। आप जानते हैं अगर a + b हो और a - b हो तो वो बराबर होता है a² - b² के। तो इस वक्त a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू आयोटा। a² - b²। ओके, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा 2 - 2 आयोटा और -2 आयोटा और +3 आयोटा, दैट मीन्स आयोटा बच जाएगा। और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। 1 प्लस के आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ये माइनस फिलहाल रहेगा। ओके, प्लस माइनस ये -3 हो जाएगा और ये +2। जब दोनों को ऐड अप कर लेंगे तो -1 बचेगा, प्लस आयोटा वैसे ही रहेगा, और माइनस माइनस प्लस यानी 1 + 1, और फाइनली हो जाएगा -1 + आयोटा/2। तो एलसीएम दोनों को अलग अलग कर देंगे तो हम इसका, तो इसका रियल पार्ट आपके पास -1/2 है और इमेजिनरी पार्ट इसका 1/2 है। आई होप आपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना सीख लिया होगा। स्टिल कोई मसला हो तो कमेंट में मुझसे जरूर पूछिएगा। यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है
क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी 1 और 2 अटेम्प्ट करना है। बहुत सादा सा क्वेश्चन है, स्टार्ट कर लेते हैं। ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, हमें ये चीजों को निकालना है। सबसे पहले मुझे फाइंड करना है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी, अगर मैं ए यूनियन बी की बात करता हूँ, यूनियन का मतलब होता है दोनों को कंबाइन करना। तो ए यूनियन बी 1 और फिर 3, मैं दो सेट्स को कंबाइन कर रहा हूँ। 5, 7 इसके पास भी है, 7 इसके पास भी है, एक ही बार लिखेंगे 7। 9 इसके पास भी है, 9 इसके पास भी है, 9 भी एक ही बार लिखेंगे। और इसके पास 10 और 11 है, 10 और 11। मैंने क्या किया है, दो सेट्स को कंबाइन किया है। मगर अगर कोई चीज रिपीट हो रही है तो उसको एक दफा ही लिखेंगे। ये मैंने यूनियन का आंसर निकाला है। माइनस, अब मैं ए इंटरसेक्शन बी यानी दोनों में कॉमन देखूंगा। तो दोनों में कॉमन 9 है और 7 है। तो 7 और 9 मैंने कॉमन लिख लिया। अगर आप नोटिस करेंगे, 7 से 7 रिमूव, 9 से 9 रिमूव, जो रिमेनिंग बच रहे हैं हमारे पास 1, 3, 5, 10 और 11। ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मैंने ये वाला प्रूव कर लिया। चलें जी, अब ये भी सॉल्व कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए यूनियन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर निकाल चुका हूं, ये वाला 7, 9 माइनस, और ए यूनियन बी का आंसर भी निकाल चुका हूं, वो मैंने एज इट इज लिख दिया। अच्छा जी, 7 से 7 चला जाएगा, 9 से 9। अब कुछ मिसकॉन्सेप्ट होता है कि ये रिमेनिंग बच गया है। हम सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो यहाँ रिमेनिंग बचते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा तो इसका मतलब नल सेट आपके पास आंसर आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा। चले नेक्स्ट में मूव कर जाते हैं जल्दी जल्दी। ओके, वेन डायग्राम के जरिए हमें सॉल्व करना है। फॉर गिविंग वेन डायग्राम, ये आपके पास ए सेट दिया हुआ है, ये आपके पास बी सेट दिया हुआ है। मुझे शेड करना है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट को। अब ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल पे से ये ए यूनियन बी वाला पार्ट निकाल दो। अब यूनिवर्सल, ये पूरा यूनिवर्सल है, दिस इज होल यूनिवर्सल। तो अगर ये पूरा यूनिवर्सल है तो यूनिवर्सल में से मीन्स, अगर ये पूरा आपके पास यूनिवर्सल है, दिस वन, ये पूरा आपके पास यूनिवर्सल है कंप्लीट। अगर ये आपके पास पूरा का पूरा यूनिवर्सल है तो आपने क्या करना है, यूनिवर्सल में से कौन सा पार्ट निकालना है, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी क्या होगा, ये वाला पार्ट निकाल देना है। अगर आप ये वाला पार्ट निकाल देंगे रेड वाला, तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा ब्लू, वो हमारे पास क्या होगा, वो ये होगा। तो ये जो मैं ब्लैक वाला शेड कर रहा हूं, ये ब्लैक वाला शेड सिर्फ हमारा आंसर। तो दिस वन इज आवर आंसर। यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा ठीक तरीके से करूं तो लेट मी यूज ये हमारा दिस वन बाहर नहीं जाएगा, कोशिश कर रहा हूं अंदर भी नहीं करूं, ये बार वाला। तो ये पहले का आंसर आई होप आपको समझ आ गया है। चलें दूसरे को भी शेड करते हैं। पहले को मैंने शेड कर दिया, आपने पहले को शेड देख लिया। अब दूसरे का शेड करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसी डायग्राम में। तो इसको ओके, ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास, अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास होता है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस ए, और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस बी। अगर आपको ए कॉम्प्लीमेंट करना है
चले मैं आपके लिए उसको कलर कर लेता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा ये पूरा यूनिवर्सल है, कंप्लीट यूनिवर्सल है, उसमें से ए को निकाल दें। अगर ए को निकाल देंगे तो देखो मैं ए को शेड नहीं कर रहा, बाकी तब को शेड कर रहा हूँ। दिस इज माई शेडिंग, बाहर नहीं करेंगे शेडिंग। ए के अंदर भी कोशिश कीजिएगा नहीं लेके जाए, क्योंकि ए के अलावा जो भी होगा उसे हम शेड करें। तो ये हमारे पास हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब मैं बी कॉम्प्लीमेंट का शेड करूंगा, कलर डेफिनेटली दूसरा यूज करूंगा, बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल माइनस बी, मतलब बी के अलावा जो भी चीजें होंगी उसको कलर करूंगा बी कॉम्प्लीमेंट। देखें ये मैंने इधर से स्टार्ट किया कलर करना, और अब मैं बाहर भी करूंगा, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल में से सिर्फ बी को निकाल दे। अब जो जगह यूनिवर्सल में बचेगी मैं उस सब जगह में करूंगा, पर बी के अलावा। ओके, ये हमारे पास बी के अलावा हो। अच्छा, और अगर मैं आपसे कहूं कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये वो जगह होगी जिसमें ब्लू कलर भी होगा और ग्रीन कलर भी होगा। और आप क्लियरली देख सकते हैं ये वो जगह है जिसमें ब्लू भी है, और मैं कलर कर देता हूँ, ये वो जगह है, ये वो जगह है, ये सारी जगह जिसमें ब्लू भी है और ग्रीन भी है। तो फाइनली जो मेरा शेड होगा वो यहाँ पर होगा। मैं इसको कलर कर देता हूँ। और आप नोटिस करें जो दोनों के आंसर आए हैं पहले पार्ट ए का और बी का, ये बेसिकली दोनों के दोनों सेम ही जगह पर कलर हुए हैं। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ये दोनों जो आपके पास है ये डिमॉर्गन लॉ कहलाते हैं। और डिमॉर्गन लॉ का मतलब ये होता है, ये शेड आ गया, डिमॉर्गन लॉ का मतलब ये होता है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों के दोनों एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं। चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी। कंपेयर द रिजल्ट इन वन, अच्छा यही बात जो मैंने अभी आपको समझाई, ये दोनों के रिजल्ट बिल्कुल सेम आए हैं क्योंकि ये डिमॉर्गन लॉ है। यहाँ पर यही लिखेंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये रिजल्ट आपके पास आया है और इसका नाम वेल नोन नेम है डिमॉर्गन लॉ। अच्छा जी, लॉ को सॉल्व करते हैं, लॉ को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी सीख लेते हैं। रीडिंग करने का स्टाइल सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 पावर 4 16 के बराबर, तो लॉग में कैसे लिखते हैं? लॉग 2 पर मैं कौन सा पावर, 2 पर अगर मैं 4 पावर दूंगा तो आंसर 16 है। आई रिपीट, 2 पर मैं अगर 4 पावर दूंगा तो आंसर 16 आएगा। ये कुछ इस तरह से होता है, बेस पावर नंबर कन्वर्ट कर सकते हैं लॉग, आप यहां लिखते हैं बेस, इक्वल टू के बाद लिखते हैं पावर, और यहां लिखते हैं नंबर। रीड कैसे करेंगे? रीडिंग बहुत जरूरी है। मैं 2 पर अगर 4 पावर दूंगा तो आंसर 16 आएगा। यानी अगर ऐसे लिखा हुआ होगा, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं किस वैल्यू पर 1 पावर दूं आंसर 5 आए। ये मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको रीड कैसे करते हैं? मैं किस वैल्यू पर 1 पावर दूं कि आंसर 5 आए, यानी कि मैं किस वैल्यू पर 1 पावर दूं आंसर 5 आए। तो ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू 5 ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर 5 वैल्यू आएगी और इसके, तो आपके पास ये दोनों चीजें सेम हो जाएंगी, तो एक्स की वैल्यू 5 ही होगी। एक और तरीका भी देख लीजिए, मैं मैं 2 पर
कौन सा पावर दूं, मैं 2 पर कौन सा पावर दूं कि आंसर 32 आ जाए, मैं 2 पर कौन सा पावर दूं कि आंसर 32 आ जाए। ऑब्वियसली अगर मैं 2 पर 5 पावर दूंगा तो आंसर 32 आ जाएगा। और इसको कैसे करते हैं, 2 पर कौन सा पावर दूं कि आंसर 32 आ जाए। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 पर 5 पावर देते हैं, जब बेसिस सेम होती है तो इसका मतलब पावर भी बराबर होते हैं। ऑब्वियसली देखिए 2 पावर 5, इसको भी 2 पावर 5 में लिखा जा सकता है। अगर बेसिस सेम होती है तो पावर बराबर होते हैं, या पावर सेम होते हैं तो बेसिस बराबर होती है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू 5 आएगी। आई होप आप टेक्निक समझ चुके हैं। चलिए अब मैं इसको भी ऐसे ही सॉल्व करूंगा। मैं 4 पर अगर 1/2 पावर दूंगा, मैं 4 पर अगर 1/2 पावर दूंगा, जो उसका आंसर आएगा वो ये है। मैं 4 पर 1/2 पावर दूंगा, जो उसका आंसर आएगा वो ये आएगा। और 4 को लिखा जा सकता है 2 पावर 2, ये कैंसिल हो गए। यहाँ मैं 3x - 3 कर रहा हूँ, तो यहाँ बचेगा 2 इज इक्वल टू 3x - 3। 3 उधर शिफ्ट हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3x। 5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x। और तो ये हमारे पास 3 मार्क्स सिक्योर हो गए हैं। ऑब्वियसली इसका 1 मार्क्स देगा वो। और अगर इसको सॉल्व कर लोगे तो इसको सॉल्व करने के, सिंप्लीफाई करने के यहाँ तक वो 1 मार्क्स देगा। और फाइनली आंसर के भी आपको वो 1 मार्क्स देगा। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, अब आपके पास फार्मूला शीट मौजूद होगी पहले पेज पे आप फार्मूला देख सकते हैं। कहीं ये फार्मूला लिखा होगा, a+b+c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² +2 ab + bc + ca। तो आपको a+b+c गिविंग है, ab + bc + c आपको ये फाइंड करना है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। a+b+c 16 के बराबर है, a² b² c² ये आपको फाइंड करना है। 2 टाइम्स ए बी बी सी सी, ये आपको 56 के बराबर दिया है। 16 का स्क्वायर 256 होता है, a² + b² + c²। और ये हो जाएगा आपके पास 12 और 10 11 112। 112 को वहां शिफ्ट कर देंगे तो वो माइनस का हो जाएगा। दोनों साइड पर माइनस के 112 ऐड कर रहे हैं, प्रोसेस ये होता है, दोनों साइड पर माइनस के 112 ऐड करते हैं तो एक साइड पर माइनस के 112 कैंसिल हो जाता है और दूसरा साइड पर नेगेटिव बच जाता है। ओके, 6 में से 2 जाएंगे 4 बचेंगे, 5 में से 1 जाएंगे 4 बचेंगे, 2 से 1 जाएंगे 1 बचेगा। तो a² + b² + c² हमारे पास 144 के बराबर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी समझ आ गई है। अगर आपको कोई बात मुश्किल लगे तो जरूर मुझसे पूछें। ओके, नेक्स्ट, x is equal to 2, then find the value of x³ - 1। तो x³ - 1 को फाइंड करना है। अगर x की वैल्यू 2, बिल्कुल सादा सा क्वेश्चन है। खाली x की जगह आप 2 रखेंगे, ऊपर पावर 1, और 2 का पावर 3 6 नहीं 8 होता है, क्योंकि 2 × 2 × 2। जो कॉमन मिस्टेक करते हैं, 2 का पावर 3 6 लिख देते हैं। 8 - 1 ये बराबर हो जाएगा 7 के। चले जी, आई होप ये वाली बात भी समझ आ गई है। एक कंटिन्यूस प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, यहाँ पर फार्मूला यूज होगा a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b। अब मैं कैसे डायरेक्टली फार्मूलाज देख रहा हूँ, जस्ट प्रैक्टिस। मैं पास पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे साथ रहिएगा, हर पास पेपर देखें, आपको मैक्सिमम मैक्सिमम स्कोर्स नजर आएंगे यहाँ पर। मीन्स अगर आप सारे के सारे पास पेपर अच्छे तरीके से मेरे देख लेंगे तो आपको इजीली इजीली आप AQB में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ओके, नाउ a + b a - b, अच्छा ये फार्मूला यूज होगा। और जो फार्मूला यूज हो सकता है एक और आपके पास होगा, a³ - b³ बराबर होता है a - b a² - ab + b², या a³ + b³ + b³ ये बराबर होता है a -
ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस, सॉरी, अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस होता है, अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ पर माइनस होता है, ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, नाउ अब देखें, ए प्लस बी, प्लस वाला कंबाइन होता है माइनस वाले के साथ, माइनस वाला कंबाइन होता है प्लस वाले के साथ। मैं इसको पहले कंबाइन करके लिख लेता हूं, ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नेक्स्ट कंबाइन कर रहा हूं, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ फार्मूला क्लियरली फार्मूला लग रहा है, ये चीज लिखी हुई है, तो मैं क्या करूंगा, ये बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये साथ वाला बराबर होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और मैंने फार्मूला लिखा था आपके पास, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब ए की वैल्यू इस वक्त ए क्यूब है, ए का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू बी क्यूब है, बी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास ए पावर 6 माइनस बी पावर, ये क्यूब था और ये स्क्वायर, बी पावर 6। फाइनल आंसर आपका ये होगा। आप ध्यान में रखेंगे ए और बी की वैल्यू, ये बी आप यहाँ से भी ए और बी की वैल्यू सोच सकते हैं, यहाँ से भी साइंस को नहीं लेके जाएंगे, ए की वैल्यू ए क्यूब और बी की वैल्यू बी क्यूब। जैसे यहाँ पर देखें, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू ए है और बी की वैल्यू, चाहे आप यहाँ से देखें तब भी ए की वैल्यू ए है और बी की वैल्यू बी है। साइंस को नहीं देखेंगे आप, जो जैसा फार्मूला है उसको वैसे ही आप यूज करेंगे। ऐसे नहीं कि आपने ए की वैल्यू ए रखी और बी की वैल्यू माइनस बी ले ली, ऐसा नहीं। ए की वैल्यू ए है और बी की वैल्यू बी है, यहाँ नेगेटिव साइन की कोई डिस्कशन नहीं, बस वैल्यूज पुट होगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, उम्मीद करता हूँ ये वाली बात समझ आ गई होगी। चले जी आगे मूव करते हैं। ओके, अगेन थोड़ी देर पहले मैंने एक फार्मूला लिखा आपके पास, फार्मूला ये था कि भाई अगर ए का स्क्वायर होगा और बी का स्क्वायर होगा तो वो एक दफा प्लस में लिखा जाएगा और एक दफा वो लिखा जाएगा माइनस में। अब नोटिस तो करो, एक वैल्यू है ऊपर स्क्वायर है, तो ये एक वैल्यू ऊपर स्क्वायर है, तो ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, और 49 को ले सकते हैं 7 का होल स्क्वायर। अगर आप नोटिस करें और कंपेयर करें तो इस वक्त ए प्लस बी ए की वैल्यू है और 7 आपके पास बी की वैल्यू है। आपने क्या करना है, खाली इस जगह पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे हम लोग, यानी ए प्लस बी, तो इस वक्त ए, हमारे पास ए प्लस बी है और बी की वैल्यू है प्लस 7, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। अब ए, ये ए की वैल्यू है माइनस बी, और ये मेरा फाइनल आंसर इसका होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मुश्किल नहीं है। चले जी नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, कॉमन का अगर देखना हो तो सबसे पहले सब में कॉमन देखते हैं, या फिर दो में कॉमन देखते हैं, या फिर फार्मूलाज में जाते हैं जो फार्मूला शीट आपके पास दी हुई है। तो आप, मैं इसको सबसे पहले सब में कॉमन देखूंगा, सब में कॉमन। अब सब में कॉमन जो होगा वो हमारे पास यहाँ पर देख रहा हूँ नंबर में 5 है, देख सकते हैं, देखें भाई, 4 5 ज़ा एक्स, ये मैं कॉमन लेना सिखा रहा हूँ आपको, वाई, ये मल्टीप्लाई में सारे 20, मतलब 4 5 ज़ा 10 2 ज़ा भी हो सकता है, पर मैं इसको मैक्सिमम फैक्टर में जिसमें मुझे कॉमन नजर आ जाए वो उस तरीके से लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई और 5y ऐसे ही होगा। तो सब में कॉमन नंबर्स में 5 है, आप नोटिस करें, नंबर्स में हमारे पास 5 कॉमन है ये। और वेरिएबल्स में अगर आप नोटिस करें तो वेरिएबल्स में मेरे पास कॉमन है ये एक एक्स कॉमन है और एक वाई कॉमन। तो इसका मतलब जो मेरे पास कॉमन है 5xy है, 5xy मैंने कॉमन ले लिया, तो 5xy कॉमन ले तो यहाँ से बचा 4x, यहाँ से बचा 5x
और ये y भी कॉमन लेना था मैंने जी। तो यहाँ से बचा 5xy कॉमन ले, तो यहाँ से बचेगा आपके पास, सॉरी ये एक्स स्क्वायर था तो x बचा ना, तो 5xy, तो यहाँ से बचेगा सिर्फ और सिर्फ आपके पास -4, और 5y पूरा ही चला गया। एक मिनट, सॉरी मैं एक बार फिर ये करवा देता हूँ, इसमें शायद मैंने कुछ कॉमन देखने में मिस्टेक की, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। 20 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 5, जितने आपके पास टूट सकते हैं तोड़ दीजिए, आप नहीं भी तोड़े कोई बात नहीं, डायरेक्टली देख सकते हैं, पर मैं ये एक दफा सिखा रहा हूँ कि इस तरह किस तरह से किया जाता है। 22 × 2 4 × 5 ये 20 हो जाएगा, x × y, और 5 को ऐसे रखेंगे और y को भी ऐसे रखेंगे। अब देखिए सब में कॉमन लेंगे, तो सबसे पहले नंबर्स में यहाँ पर 2 2 2 2, यानी कि नंबर्स में ये तो कॉमन नहीं है, नंबर्स में 5 कॉमन है, 5 5 5, क्योंकि 2 सब में कॉमन नहीं था, 2 में कॉमन तो था मगर सब में कॉमन नहीं था, तो इसका मतलब एक 5 आ गया। अब देखते हैं कितने x कॉमन है, एक x, दूसरा x, यानी x कॉमन नहीं है क्योंकि सब में कॉमन नहीं है ना x, तो इसका मतलब x कॉमन नहीं है। चले देखते हैं y क्या कितने कॉमन है, y y सब में कॉमन है, तो फिर y कॉमन ले लिया। अब रिमेनिंग क्या बचेगा हमारे पास, 2 2 दैट मीन 4x दा, क्योंकि मेरे पास एक x चला गया था, सॉरी x कॉमन नहीं था, x दा एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आपके पास क्या बच रहा है, 2 2 दा 4, और ये x बचेगा हमारे पास एज इट इज, x बच गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, क्या बच रहा है, यहाँ पर 5y पूरा कंप्लीट कॉमन है, मैं देखता हूँ यहाँ पर 2 2 द 4 लिखा है, 5 चला गया, x बच गया, और यहाँ पर कंप्लीट कोई चीज जाएगी तो 1 बचेगा, क्योंकि 5y पूरा चला गया तो फिर 1 बचेगा। अब 5y को वापस मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज वापस आ जाएगी, यानी 5y × 4x² ये 20x² आ जाएगा, 5y × -4x तो 20x, और अगर मैं यहाँ 1 नहीं लिखता हूँ, नॉर्मली स्टूडेंट 1 नहीं लिखते, देखें 5y × 1 5y आएगा, तो जब सब चीज कॉमन होती है तो उस जगह पर आप 1 लिखते हो। आई होप मेरी ये बात भी समझ आ रही है। अच्छा, उसके बाद अगर आप नोटिस करें तो एक छोटा सा फार्मूला, या मिल्टन ब्रेकिंग कर ले या फार्मूला यूज कर ले, दोनों यूज हो सकते हैं आपके पास, पर यहाँ छोटा सा फार्मूला लग रहा है आपके पास, भाई ए पर स्क्वायर और 2 होता है, और ए होता है, और बी होता है, और बी पर स्क्वायर, अगर ये 3 टर्म्स देख लो तो इसको इस भाई साहब में बंद कर दो, ए प्लस बी होल स्क्वायर, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा यहाँ। अब ये 3 टर्म्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका आपको बता रहा हूँ, इसमें 2 टर्म्स पावर 2 में लिखी जाएगी, यानी 2 टर्म्स ऐसी होंगी जो पावर 2 में लिखी जाएंगी। अब वो 2 टर्म्स कौन सी हैं देखें, 4x² इसको लिख सकता हूँ पावर 2 में, और लास्ट में 1 इसको लिख सकता हूँ पावर 2 में। जब आप ऐसे कर लोगे ना तो जो ए और बी है ना उसको मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 2ab यानी मिडिल टर्म बन जाएगी। आप नोटिस करो, मैं 2 को अगर मल्टीप्लाई करूं, इस वक्त ए मेरे पास ये है और बी मेरे पास ये है, तो 2 2 2 × 2x × 1, तो देखो ये 4x बन गई। इसका मतलब ये है कि ये 3 टर्म्स हैं जो इसमें बंद हो सकती हैं, तो मैं इसमें बंद करूंगा। एक बार फिर बता दूं, इस 3 टर्म्स में 2 टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर होती हैं, और जब आप पावर 2 वाला बना लो, परफेक्ट स्क्वायर मतलब पावर 2 आपके पास लिखा जा सकता है, जब पावर 2 वाला बना लो तो जो उसके अंदर की वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी मिडिल टर्म या तीसरी जो टर्म है वो आपको मिल जाएगी। अब इसको बंद कैसे करूंगा मैं, इसको बंद ऐसे करूंगा, क्योंकि यह माइनस है, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, और साइन इसका लेंगे, और ये होल स्क्वायर, और अगर फर्दर लिखेंगे क्योंकि ये 2 दफा लिखा जा सकता है, तो चले जी मैंने इसको 2 दफा लिख दिया है। आई होप मैंने अपनी बात समझाई है। अगर किसी को डिफिकल्टी हो तो मोस्ट वेलकम, मुझसे पूछ सकता है। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, ये अब आपके पास एसएलओस में मौजूद नहीं है, ये आगे का कॉन्सेप्ट है, तो मैं इसको बिल्कुल सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये अब एसएलओस में बिल्कुल भी मौजूद नहीं है।
तो ना ही ये 9 के फ्लोज में है, ना ही ये मैट्रिक के। मैंने पिछले कुछ वीडियोस में जो चीजें सॉल्व की हैं, वो अगर 9 की नहीं होती तो वो मैट्रिक की होती हैं, तो वो मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो ना ये 9 में है, ना ये मैट्रिक में है, इसलिए मैं इसको बिल्कुल सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि ये फिर मेरा सिर्फ टाइम लेके जाएगा और आपका टाइम भी वेस्ट करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास बराबर है 4:x प्रोपोर्शन टू 2x:9। अब ये प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, ये मैं आपको समझा देता हूं। ये सेंटेंस में लिखा हुआ क्या है। फर्ज करते हैं मेरे पास दो स्टूडेंट्स की वेट आपके पास ली गई है। तो एक स्टूडेंट की वेट आपके पास आई है 35 किलोग्राम, और दूसरे स्टूडेंट की वेट जो आई है वो हमारे पास अ, चले 50 हम कर लेते हैं। 50 50 किलोग्राम कर लेते हैं। तो अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा तो बेसिकली मैं रेशो कर रहा हूं। रेशो का मतलब क्या होता है, दो चीजों का कंपैरिजन करना। तो 35:50 ध्यान में रखेंगे, वो दो चीजों का यूनिट सेम या दो चीजें एक ही जैसी होनी चाहिए, यानी एक ही क्वांटिटीज होनी चाहिए। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, क्योंकि तो सेम टेबल लग सकता है, तो ये 7 टाइम्स जाएगा और ये मेरे पास जाएगा आपके पास 10 टाइम्स। तो ये रेशो बेसिकली आपके पास रेशो की फॉर्म आ गई है। ऐसे ही अगर मैं फर्ज करूं कि एक दो और वेट की बात कर रहे हैं, जिसका एक भाई साहब का वेट 70 किलो है और दूसरे भाई साहब का वेट 100 किलो है, और मुझे कह रहा है यार इसको भी कंपेयर करो। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो मैं कहूंगा 70:100। जीरो से जीरो कैंसिल कर सकते हैं और आप देख सकते हैं आंसर क्या आ रहा है, 7:10। और मजे की बात, ये दोनों के दोनों आपके पास सेम रेशो आ रहे हैं। तो प्रोपोर्शन का मतलब होता है जब दो रेशोस का सेम होना। यानी मैं कह सकता हूं 35:50 प्रोपोर्शन है 70:100 के। तो ये आपके पास प्रोपोर्शन की कंडीशन होती है। मतलब जब दो रेशोस आपके पास सेम होते तो हम उनको इस तरह प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। अब इसने क्या किया है, ये मैंने जो आपको एग्जांपल समझाई है, इसने क्या किया है कि एक क्वांटिटी को मिस कर दिया है। ऐसे ही कोई दो रेशो प्रोपोर्शन में है तो इन्होंने क्या किया है, एक क्वांटिटी को मिस कर दिया है। तो चले अब उस क्वांटिटी को फाइंड करते हैं। 4/x, रेशो को अपॉन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, 2x/9। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा। x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कब यूज होता है, जब आपके पास कोई फर्दर काम नहीं हो रहा तो दोनों साइड पर। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से देखिए फ्रैक्शन खत्म हो जाती हैं। और अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, 36 को 2 से डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा x²। यानी यहाँ भी मैंने क्या किया है, 2 से डिवाइड किया है, वो कैंसिल हो जाएगा आपके पास। और 36 अगर 2 से डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 18x²। आई होप 18 ही आएगा। और अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड पर रेडिकल लगा दूंगा, क्योंकि रेडिकल 1/2 पावर होता है, और प्लस माइनस भी लगेगा, क्योंकि रेडिकल 1/2 पावर होता है तो स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस माइनस। और अगर मैं देखूं तो 18 को लिख सकता हूँ 3 × 3 × 2, और ये आपके पास हो जाएगा प्लस माइनस, जो पेयर होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और रेडिकल 2 आपके पास ऐसे ही रखते हैं। अब ये प्लस माइनस क्यों आया था, चले इसको भी समझा देते हैं। देखिए x²= 4 का मतलब क्या है, x²4 का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर कर आंसर 4 आए। तो ऐसा नंबर है 2, मगर वो खाली 2 नहीं है भाई, -2 भी तो है, उसका आंसर भी तो 4 होता है। इसका मतलब जब मैं रेडिकल लगाता हूं तो इसका मतलब ये होता है कि भाई ऐसा कौन सा आंसर है, एक्स का आंसर है, जो मुझे, अगर मैं
रेडिकल लगाता हूँ तो मैं कहता हूँ ऐसा कौन सा एक्स की वैल्यू है जो मुझे स्क्वायर करने पर 4 आंसर देगी। तो जब मैं रेडिकल लगाता हूँ तो मैं यही पूछ रहा होता हूँ, और ऐसी दो वैल्यूज आती हैं, एक प्लस की आती है और दूसरी माइनस की आती है। आई होप मैं अपनी बात आपको समझा पाया हूँ। चले जी आगे मूव कर जाते हैं। ओके, नाउ द मॉडल ऑफ अपार्टमेंट इज इन अ स्केल ऑफ 1:40. If apartment is 25 meter high, then find the height of a, बहुत सिंपल, ये वही दो रेशो का प्रिपोर्शन की बात है भाई। ये दो रेशो, एक रेशो है 1:40 और दूसरा रेशो प्रोपोर्शन होगा किसके, 25। और आपके पास हाइट ऑफ अ मॉडल नहीं दी हुई है, तो चलो इसको फर्ज कर लेते हैं एक्स के बराबर है। यानी बेसिकली क्या कर रहा है कि ये जो मॉडल अपार्टमेंट है, ये इसका रेशो दिया हुआ है 1:40। जब आप कोई बिल्डिंग को बना रहे होते हो तो आप क्या करते हो, उसका मॉडल बनाते हो, एक छोटा सा मॉडल बनाते हो। तो आप वो मॉडल कैसे बनाते हो, उसकी साइड का रेशो लेते हो, बड़ी वो जो बहुत बड़ी साइड है उससे, और प्रोपोर्शन बनाते हो। आप कहते हो इसका इससे कंपैरिजन कर रहे होते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये 400 मीटर की होगी तो आप फर्ज करते हो उसको 1 सेंटीमीटर कह देते हो। यानी 1 सेंटीमीटर इस वक्त 400 मीटर के बराबर होता है। तो फिर आप इसमें एक किस्म का प्रोपोर्शन बना रहे होते हो। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होगा, जैसे अगर मैं इसको ऐसे कह रहा हूं, ये आपने बनाई है, लेट मी ट्राई माई लेवल बेस्ट। ये भी 400 वाली आपने एक रेक्टेंगल बना रहे, और ये आपने 200 वाला बनाया आपको, पर ये आपने बनाया चलो 800 वाला। तो आपने इस 1 सेंटीमीटर 400 के बराबर दे दिया, और 2 सेंटीमीटर आपके पास 2 सेंटीमीटर 800 के बराबर दे दिया है। तो आपने बेसिकली क्या किया है, 1:2। जब मैं इसको कंपैरिजन करूंगा तो वो एग्जैक्टली बराबर आएगा 400 रेशो 800 के। और आप देख सकते हो बराबर आ भी रहा है, 1:2। सॉरी, मैं इसको प्रोपोर्शन का सैंपल देता। इक्वल टू का मतलब प्रोपोर्शन ही होता है आपके पास, पर रेशो की जबान में प्रोपोर्शन 4 डॉट ऐसे लगते हैं। और आप देख सकते हो, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1:2। मतलब ये दो बराबर ही आएंगे, तो मैं वो बराबर ही देख रहा हूँ उसको, जो स्केल बना हुआ है। तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाई वो एक छोटी सी एग्जाम्पल थी। ऐसे ही कोई आपके पास मॉडल बना हुआ है जिसमें 1:40 प्रोपोर्शन होना चाहिए 25 रेशो, और जो चीज मुझे नहीं पता उसके, अब 1/40 किसके बराबर होगा, 25/x के। और अगर जैसे मैं बता चुका हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा एक्स हो जाएगा, और 40 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। और आपको मुश्किल लगती है तो ऐसे करो, पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 5 जा 20, तो ऊपर 4 2 जा 8 यानी कि 10। और भाई साहब एक जीरो जो दिया था, एक जीरो एंड में दे दो बस, और ये 1000 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वाली बात भी समझ आ गई है। चले नेक्स्ट, जल्दी जल्दी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, ये आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन कि इसमें से एक्स की वैल्यूज फाइंड करें। अब एक्स की वैल्यूज फाइंड करना है, यहाँ मैं कंपाउंड इंडो डिवाइड इंडो यूज करूंगा। कंपोनेंट डिवाइड का मतलब क्या होता है, जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं। मेरे साथ अगर आप 5 पेपर में रहेंगे जिससे मैं सॉल्व करता हूं, तो मैं सारा का सारा एसएलओ हर चीज आपको इसमें रिवाइज करवा ही दूंगा। तो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। ओके, अब यार जैसे फर्क करते हैं 2:5 ऑब्वियसली बराबर है किसके, 4:10 के, क्योंकि एक ही बात है लिखने की। तो मैं कहूंगा अगर मैं 2 को 5 में जमा करूं नीचे वाले को, और 5 को वैसे रखूं, बल्कि मैं डायरेक्टली वो प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ, कंपोनेंट और डिवाइड इंडो। मैं जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हर प्रॉपर्टी को यूज करूंगा। इन्वर्ट इंडो होता है, अल्टर्न इंडो होता है, कंपाउंड इंडो होता है, डिवाइड इंडो होता है, और कंपाउंड इंडो डिवाइड इंडो होता है। तो मैं क्वेश्चन जब मेरे पास आते जाएंगे तो मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अभी फिलहाल जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है खाली उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो कंपाउंड इंडो कहता है यार अगर मैं दोनों वैल्यूज को जमा करूं और इसको माइनस भी करूं तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखें, इसका आंसर आएगा 7, इसका आंसर आएगा -2, इसका आंसर आएगा 14, इसका आंसर आएगा आपके पास -6। अगर मैं इसको स्टिल सिंप्लीफाई करूंगा, ये 7 आंसर एक माइनस सब पे आ जाएगा। स्टिल सिंप्लीफाई करूंगा तो इसका मतलब होगा ये भी वही 7,
और आपके पास लेट मी सी 6 ही बचा है, 3 सॉरी ये 3 बचेगा, ये 3 बचेगा, तो 3 के टेबल से ये 3 आएगा। तो आप देख सकते हैं ये स्टिल 7 है, यानी कंपाउंड डिवाइडर यूज करने के बाद रेशो कोई चेंज हुआ ही नहीं है। इस तरह से ये भी रेशोज दिए मैं, ये भी रेशोज की फॉर्म है। ये आपका इस वक्त ए है, ये आपका इस वक्त बी है, ये आपका इस वक्त सी है, और ये आपका इस वक्त डी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंपाउंड डिवाइडर यूज कर रहा हूँ। तो ए यानी प्रॉपर्टी क्या है, ए रेशो बी सी रेशो डी किसके बराबर हो सकता है, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। मैंने अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल कही है कि अगर रेशो ऐसे लिखे हो या मैं इसको ऐसे कन्वर्ट करूं तब भी आपके पास आंसर सेम होते हैं। तो इस वक्त मेरे पास ये ए है, तो ए कौन सा साइन था, मुझे साइन देखना होगा, माइनस है, ओके। ए ये पूरा ए है, ए प्लस बी, बी हमारे पास नीचे वाला है, अपॉन ए, अगेन ए लिखूंगा, ए दिस इज माय ए, माइनस माइनस आएगा तो ब्रैकेट लगा रहे भैया, क्योंकि दो वैल्यूज है मल्टीप्लाई होगी, ए माइनस बी, चले जी, ए माइनस बी, ये बराबर किसके होगा, सी प्लस डी, यानी सी प्लस डी, डी हमारे पास इस वक्त 3 के बराबर है, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। आप नोटिस करो ये वाला रेडिकल इससे कैंसिल हो रहा है, जो एक रेडिकल, ये एक रेडिकल एक्स प्लस 3 है, ये भी एक रेडिकल एक्स प्लस 3 है, तो इसको ऐड करेंगे, 2 रेडिकल एक्स प्लस 3 हो जाएंगे। जैसे हम ऐड करते हैं वैसे ही ऐड करेंगे। ओके, अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। तो इसका मतलब अब की बार पहला कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पहला प्लस और दूसरा माइनस, और ये माइनस और माइनस ये माइनस हो जाएगा, तो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। तो माइनस का एक रेडिकल 3, और ये जब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा ये भी माइनस का एक रेडिकल 3, तो ये माइनस के 2 रेडिकल एक्स माइनस 3 हो जाएंगे। आप नोटिस करें मैंने कितना शॉर्ट कर दिया अपना क्वेश्चन, और ये हो जाएगा आपके पास 5, और ये बचेगा आपके पास -1। अच्छा, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बच रहा है, एक्स प्लस 3। अगर दो अलग अलग रेडिकल हो तो आप उनको एक रेडिकल दे सकते हो, अगर अपॉन में रेडिकल उसको एक रेडिकल में लिख सकते हो, अपॉन 5। भाई रेडिकल रिमूव करने के लिए हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, रेडिकल रिमूव, एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3, इसके बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, कुछ नंबर नहीं नीचे नंबर 1। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी। ये मैंने ये अब मैं जो जगह है मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, और x प्लस माइनस 3 25 से, तो x प्लस 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, और x माइनस 3 25 से। आप देख सकते हो कि अब डिवीजन खत्म हो गई है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू के बाद ये मैंने ऐसे क्रॉस किया, इसका मतलब इसका अगला स्टेप है, और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25x माइनस के 75। अब x को यहाँ शिफ्ट करते हैं, 75 को यहाँ लिया है, तो 75 प्लस 3, उधर माइनस का था प्लस का हो गया, और 24 और 25 x माइनस एक्स, तो यहाँ रिमेनिंग कितने बच जाएंगे, ये हो जाएगा 78, और यहाँ पर बच जाएगा 24x। और अगर कैंसिल आउट कर लीजिए या डिवाइड में लिख लीजिए, सिंपल सी बात, x बराबर हो जाएगा 78 अपॉन एक्स, 78 अपॉन 24, तो ये मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। जितना सिंप्लीफाई होता है उतना सिंप्लीफाई कर लीजिए। आई होप मेरी ये बात आपको समझ आई है, आई होप मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है आपको समझ आया है। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। अगली वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।